आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट्स देने जा रहा हूँ कि जो आईसीआई के साथ जो हमारा मीटिंग हुआ था वो सर्टिफाइड कॉपी के लेके उसका क्या स्टेटस है, किस तरीके से क्या प्लान हुआ, उस चीज़ों को अपडेट देने के लिए इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो मैंने पिछले वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने सर्टिफाइड कॉपी भेजे, आपने डिस्क्रिपेंसीज बताया कि यहाँ पे मार्क्स मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे मार्क्स मिलनी चाहिए थी। तो उन सारे चीज़ों को मैं समराइज़ करके देखिए आप लोग के अप्रॉक्सीमेटली 55 स्टूडेंट का सर्टिफाइड कॉपी रिसीव हुई थी मेल पे। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं आईसीआई में जा रहा था उससे पहले 25 या 30 स्टूडेंट का सर्टिफाइड कॉपी मेरे को रिसीव हो गया था। तो मैं उनको एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसको अपडेट में ब्रीफ भी कर दूंगा। तो क्या क्या हुआ बता दूं, इस बीच में हमारे को जो है 3 बार जो है, एक बार तो सबसे पहले पहुंचे, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ मेरा मीटिंग कराया कि अगर मान लीजिए मैं कोई चीज़ कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए तो वो कैसे मानेंगे, क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट सर या प्रेसिडेंट सर जो है उन लोगों को अब ये सारा चीज़ अभी याद नहीं होंगे। तो मान लीजिए मैंने कुछ बोला तो उस चीज़ों को कैसे बिलीव करेंगे, तो उनके लिए तो उनकी अपनी फैकल्टी जिस पे भरोसा है उनको लेंगे। तो उन्होंने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के फैकल्टीज़ को बुलाए, फिर उनके साथ मीटिंग कराए, फिर उन्होंने बोला कि ये भी आप डिस्कशन कर लीजिए कि कहीं पे स्टडी मैट में कुछ मिस्टेक्स है जैसे मैं कह रहा था, तो उसको आप करेक्शन करा लीजिए। तो स्टडी मैट की करेक्शन वाले पार्ट तो थोड़ा सा अलग है, चलो उसको लिए मैं अभी पहले बता दूं कि स्टडी मैट में करेक्शन करने के लिए उन्होंने अग्री हुआ है। बहुत सारे जो मैंने पिछले बार के मीटिंग में जो मैंने बताया था आपको कि सितंबर 2023 में मैं जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के डिप्टी डायरेक्टर के साथ जो हमारा मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो डिस्कशन हुआ था उनको उन्होंने करेक्शन कर भी कुछ जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे करेक्शन किया है। इवन मुझे वो उन्होंने जो रीप्रिंट कॉपी है नवंबर 2023 वाले वो मुझे दिए भी कि आप देख लीजिए कितने करेक्शन हुए कितने नहीं। तो मैं भी एक ही चीज़ बोलूँगा कि अब उन्होंने फिर से मुझे बोला है कि और भी स्टडी मैट में कहीं पे मिस्टेक्स होकर है तो उसको आप बताएं। लेकिन एक चीज़ मैंने क्या फाइंड आउट किया है कि मैं अकेले बोल देने से कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ की जो फैकल्टी वो मेरी बातों को मान लेंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए 2 4 5 फैकल्टीज़ की ग्रुप बन के और एक कमिटी बना के अगर उनको बोला जाए तो थोड़ा थोड़ा सा उसकी वेटेज ज़्यादा होंगे जो मुझे लगता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, चलो उसके लिए मैं अलग से प्लान करूँगा। आज तो मैं सर्टिफाइड कॉपी पे पहले मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लूँ। तो आइए वापस एक मुद्दे की बात क्या आई मैं आपको बता दूं। तो इसमें जो है ना, सब लिए सबसे पहले तो मैंने ये समराइज कर रखा है सारे के सारे 30 स्टूडेंट की जो आंसर शीट जो मेरे को रिसीव हुए थे। तो मैं एक एक करके जो है मैं हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे ये जितने भी स्टूडेंट ने था इसमें से जो ये सब आपको मैं बता दूं, इतने नंबर पेज नंबर पे ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने अपने अपने अपना क्वेरी आपने डाला था। तो उसमें मैंने अपना जो रिमार्क्स है वहाँ पे डाल दिया है किसको मार्क्स मिलनी चाहिए थी नहीं मिलनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पे बोला है कि 1 मार्क्स इसको मिलना चाहिए था, तो जिसमें 56 बनता है वो 58 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो मर्जर एंड एक्विजिशन का था। बाकी जो ये खास करके बाइनोमियल मॉडल वाले जो क्वेश्चंस वगैरह थे ना, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की जो दिक्कत आई बाइनोमियल मॉडल क्वेश्चन, बाइनोमियल मॉडल वाले क्वेश्चन के अंदर। तो उसमें दिक्कत क्या है, इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि आप देखिए जो आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो, आंसर सही दे रहे हो, ये अग्री कर रहा है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में लैकिंग है। आप ये क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो कि आप सॉल्यूशन दे किसका रहे हो। खास करके बाइनोमियल मॉडल में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जैसे इसी की बात करूं, ये पहले ही आंसर शीट है पेज नंबर 32 पे अमन का जो है। इसके मैं पेज नंबर 32 पे अगर मैं चला जाऊं यहाँ पे तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए इस तरीके की सिचुएशन अराइज हुई है कि देखो जी, आप जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अप्लाइंग बाइनोमियल मॉडल आप लिख रहे हो। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग किस तरीके से पढ़ते हो मुझे नहीं पता, ये इतना डिफिकल्ट क्या फॉर्मूला आप लोग बना के बैठे हो, इतना सिंपल से रिस्क न्यूट्रल मेथड होता है। चलो कोई नहीं, उस पर तो हम ना जाए। अभी बाइनोमियल मॉडल की बात हो रही है। तो कह रहे कि बाइनोमियल मॉडल में आपने यहाँ पे ठीक है आर निकाला, यू निकाला, डी निकाला, और अब आप क्या निकाल रहे हो बताइए, प्रोबेबिलिटी निकाल के यहाँ पे सीधा वैल्यू निकाल के दे रहे हो। वैल्यू आपकी सही आ गई है, ठीक है। और फिर अगले बार रिस्क न्यूट्रल जब यूज़ करें तो रिस्क न्यूट्रल में आपने प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। प्रोबेबिलिटी कहाँ गया आपका, प्रोबेबिलिटी तक चलो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गलत हो गया तो आपको नहीं मिला मार्क्स। तो इसमें दिक्कत क्या था, बच्चे ने लिखा जो है ना, हेडिंग में लिखे हो आप बाइनोमियल मॉडल और कैलकुलेशन करे रिस्क न्यूट्रल मेथड, तो कहते हैं मेथड आपका गलत है इसीलिए मार्क्स नहीं दिया है। तो ये सारा चीज़ मैंने मार्क कर दिया। तो मैं स्टूडेंट वाइज में आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक एक स्टूडेंट का यहाँ पर मैं डिस्कशन अगर करने जाऊँ तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो मैं एक एक करके बता दूं कि मैक्सिमम जो बाइनोमियल मॉडल वाले जितने भी स्टूडेंट की जो क्वेरी आई उन सब में मैंने एक चीज़ क्या पाया है मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको बाइनोमियल मॉडल लिखा था ना अगर, तो आपको इस तरीके से पोर्टफोलियो बना के, जैसे होते हैं ना, जिससे स्टूडेंट ने भी बाइनोमियल मॉडल के अंदर हेज रेशियो निकाला है उनको मार्क्स मिला है। हेज रेशियो निकाल के प्रोबेबिलिटी देखो, आंसर वही आएगी आपका,
तो मैंने आप लोगों के लिए एक सजेस्टेड आंसर भी बना दिया है कि जिस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम था वो उसकी जो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बनती है वो मैंने अपने तरीके से बना दिया है। बाइनोमियल मॉडल में आपको डेल्टा हेजिंग मेथड यूज करना था, और रिस्क न्यूट्रल मेथड में जो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना, कुछ स्टूडेंट का मानना है आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी से मार्क्स नहीं मिल रहे, नहीं मिले हुए, याद रखना। ना राउंडिंग ऑफ की मार्क्स कटी है, ना इस फॉर्मूला की मार्क्स कटी है, बस मार्क्स कटी है तो सिर्फ आपकी हेडिंग की। आप जिस स्टूडेंट ने रिस्क न्यूट्रल मेथड नहीं लिखा है उनको मार्क्स नहीं दिया है, सबसे पहली बात सिंपल। अब उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। तो चलो ये कहानी थी उसकी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक अपना ऑब्जर्वेशन भी दिया है कि मेरे को जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है उस चीज़ों में आपको क्या ध्यान से रखना चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर हेडिंग दिया कीजिए, कैलकुलेशन स्टेप स्किप कीजिए, लेकिन प्रॉपर हेडिंग दिया कीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो, ठीक है। अब आइए आगे। एक क्वेश्चन था मर्जर एंड इक्वेशन में, तो मर्जर एंड इक्वेशन में तो खैर कोई नहीं, इनको 9 मार्क्स मिले हुए थे, 10 मार्क्स में थे, तो ये मैं भी मानता हूँ कि 1 मार्क्स मिलना चाहिए था। तो इस 1 मार्क्स से आपका कितना मार्क्स बन जाते, 57, लेकिन उससे भी एग्जाम्शन नहीं आते। बाइनोमियल मॉडल में भी आपकी दिक्कत भी यही था कि मेथड नॉट मेंशन, आपने मेथड ही मेंशन नहीं किया, इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, आपको मार्क्स नहीं दिया है। अब फिर से एक दो पेपर को मैं दिखा दूँ आपको, बाकी अपना अज्यूम कर लीजिएगा सब लोग कि मैं जो बोल रहा हूँ उस तरीके से ही ये सिचुएशन है। इसकी पेज नंबर है 10 पे, तो मैं पेज नंबर 10 पे आपको पहुँचा के दिखा दूँ। पेज नंबर 10 पे ये देखिए आपके साथ क्या दिक्कत हुई है। अब यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट आपके क्वेश्चन मार्क लगा रहे, बोल रहा है कि आपने मेथड तो क्वेश्चन सॉल्व तो किया है, बताओ कौन सी मेथड से क्यों। हमने 2 मेथड स्पेसिफाई करके दिया था, बताओ आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो। आपने कुछ भी क्लैरिटी के साथ लिखे नहीं हो, आपने प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, देखो प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दिया 0.3434, तो कहते हैं आपने कुछ बताया नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन सी मेथड से कर रहे हो, इसकी वजह से आपका मार्क्स कट किया हुआ है। फिर बाद में जब जाते हो तो देखिए अब एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों मेथड से आपके प्रोबेबिलिटी जो वो सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन सेम आता है। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन मेथड 1 से निकालते, मेथड 2 से निकालते, दोनों से आपका क्या आता बताइए, सेम आता। तो उन्होंने क्या करा है, आपको इसमें 2 मार्क्स दे दिया, सिंपल इतना मेहनत किया है, क्लैरिटी नहीं था इसलिए 6 मार्क्स कट करके आपको कितना मार्क्स दे दिया बताइए, 2 मार्क्स दे दिए गए, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मार्क्स कट किया हुआ है, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, इधर आइए। बाइनोमियल राइट इशू में, हाँ जी राइट इशू के साथ दिक्कत क्या हुई है, बच्चों ने जो राइट का वैल्यू निकाला है ना, आप लोगों ने क्या करा है, जो राइट के वैल्यू निकाले हैं उसके अंदर दिक्कत क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ पर शेयर बेसिस पे निकालना है या टोटालिटी के बेसिस पे निकालना है। जैसे आपकी रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1:3, तो जो 1:3 की जो रेशियो 30 नहीं 1:3 है, तो 1:3 की जो रेशियो दे रखा है, अब इस केस में जो है जिसके पास 3 शेयर है उसको एक राइट शेयर मिलेंगे। तो आपको कहते हैं कि पर शेयर के वैल्यू पे राइट वैल्यू निकाले या टोटालिटी 3 के बेसिस पे, जिसको वैल्यू ऑफ द राइट और वैल्यू ऑफ अ राइट भी बोला जाता है। तो आपने क्या निकाले, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए आंसर सजेस्टेड आंसर प्रेजेंट किया था, प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए। देखो वैल्यू ऑफ द राइट बनता था पूरे 3 शेयर के लिए और वैल्यू ऑफ अ राइट बनता था इतने शेयर के लिए। तो इंस्टीट्यूट का मानना है कि आपने दोनों सॉल्व करके देना चाहिए था, एक क्यों कैलकुलेट करके दिए, इसकी वजह से 1 मार्क्स कट किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो राइट इशू के अंदर 1-1 मार्क्स कट किया हुआ है ना, वो राइट मार्क्स जो राइट कट किया हुआ है इसलिए क्योंकि आपने ये निकाल के दिया, ये निकाल के नहीं दिया, इसलिए 1 मार्क्स कट किया हुआ है। आप किसी ने ये निकाल के दिया, किसी ने ये निकाल के नहीं दिया, इसलिए 1 मार्क्स कट किया हुआ है। तो कुछ लोगों को जो है इसकी वजह से मार्क्स नहीं मिले थे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं है आप वहाँ पे क्या करिए, जैसे यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं था कि आपको कितने का वैल्यू निकालना है, ये था देखो बोला था कि बताइए द कंपनी ऑफर्स 1 राइट फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, तो कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर एंड द वैल्यू ऑफ राइट, सीधा वैल्यू ऑफ राइट बोला है, पर शेयर बेसिस पे या टोटालिटी के बेसिस पे नहीं बोला हुआ है, और राइट या द राइट नहीं बोला गया। तो अब क्या करोगे, तो वो चीज़ है, इसकी वजह से 1 मार्क्स कट किया हुआ है आप लोगों का, ये चीज़ ध्यान रखना। राइट इशू में सबके साथ यही आ रहा है, देखो इसमें भी वैल्यू ऑफ राइट आपने कैलकुलेट ही नहीं किया था, इसीलिए आपको जो है 6 मार्क्स दिए, 2 मार्क्स इसमें कट किया गया था। फॉरवर्ड एज और कॉलपुट के अंदर आपको 4 मार्क्स दिए गए थे, इसमें डिस्क्रिपेंसीज है वो कुछ होगा, वो एक बार आप मुझे अभी देखना पड़ेगा उसमें किस बात से कट किया हुआ है। जैसे म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड के बेसिस में आपने ऑन मंथ के बेसिस पे कैलकुलेशन कर लिए। हाँ जी, अब ये भी दिक्कत था खास करके म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला था 365 डेज यूज कर रहे हैं। जिस बच्चे ने मंथ के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किया उनको कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए हनीस की बात करूँ, ये है आपका पेज नंबर 25 से 30 थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे पेज नंबर 25 से 30 था आपको, मैं यहाँ पे बता दूँ ये वाले केस है शायद आपका, ये देखिए इसमें जो आपने कैलकुलेशन किया है उसके अंदर आपने मंथ के बेसिस पे कैलकुलेशन किया है। देखो 10 जो भी आपने मंथ के बेसिस पे कैलकुलेशन किया है इसकी वजह से आपको मार्क्स जो है वहाँ पे कट किया गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियरली बोला है, ये देखो मंथ लिया है आपने इसीलिए मार्क्स कट किया हुआ है। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, इंस्टीट्यूट को बोलता है कि मंथ के बेसिस पे कैसे कर सकते, तो मैं इसमें कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता ना आप लोगों के लिए।
अब ये किसी स्टूडेंट का 20 मार्क्स 8 मार्क्स आया है, इन्होंने अपना देखो मेथड नॉट मेंशन्ड, वही आपने प्रोबेबिलिटी के लिए सॉरी बाइनोमियल मॉडल मेथड ने स्पेसिफाई किया था। तो ये जो भी है ना, जैसे एक्स राइट प्राइस रॉन्गली कैलकुलेटेड, आपने एक्स राइट प्राइस गलत निकाला हुआ है, रेस्ट ऑल अदर सॉल्यूशंस आर सेम था, तो उसमें आपको जो भी मार्क्स है वो चीज़ दिया गया। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अब 28 मार्क्स के लिए आपका आया हुआ है, कितना भी कर लोगे तो हम 40 तक नहीं पहुंचा सकते। तो इन सब चीज़ों के हमने उसके सामने डिस्कशन ही नहीं किया। इसमें भी अगेन बाइनोमियल मॉडल वाले क्वेश्चन में था, वही दिक्कत है। इसके भी साथ देखोगे ना, तो दो मेथड्स आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड बट रिस्क न्यूट्रल मेथड फार्मूला यूज इन बाइनोमियल। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, आपने बाइनोमियल मॉडल लिखा है, रिस्क न्यूट्रल का फार्मूला यूज किया है, मेथड आपने मेंशन किया था लेकिन फार्मूला गलत लिखा था, इसकी वजह से क्या किया इंस्टीट्यूट ने, सीधा मार्क्स कट कर लिया आपको। आप तो कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी चेक करो, जैसे मैं इसी की बात करूं, सोना गोयल आपका ये पेज नंबर 7 एंड 8 पे 5 नंबर पे 7 एंड 8 के 5 नंबर पे मैं आपको बताऊं, ये देखो यहाँ पे आपने मेथड तो स्पेसिफाई कर दिए बाइनोमियल मॉडल, लेकिन आपने क्या निकाला बताइए, प्रोबेबिलिटी निकाला बाइनोमियल के अंदर। कहते बाइनोमियल मॉडल में हमारा रिस्क लेस हेज डेल्टा हेजिंग मेथड लगना था, उसमें रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो बनानी थी, जिसमें आपका डिफरेंस इन पे ऑफ डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन शेयर प्राइस, इसकी वजह से मार्क्स आपका कट कर दिया गया। होप आप लोग इस बातों को समझ पा रहे होंगे। फिर रिस्क न्यूट्रल मेथड जब आपने यूज किया तो उस केस में आपने, अब देखो अब आप क्या कर रहे हो, आपकी कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी नहीं है। ये जो आप निकालते हो ना, ये बाइनोमियल में निकालते हो 0.51 जो है ना, आपको उसमें निकालना था। ये देखो 0.51 जो हम लोग रेस हेज पोर्टफोलियो के लिए जो नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, वो निकालते किस मेथड के अंदर, वो निकालते बाइनोमियल के अंदर। देखो आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, आपने अपोजिट करा है, आपने किस में करा है बताइए, आपने रिस्क न्यूट्रल के अंदर ये काम करो। इसका मतलब क्या है कि क्लैरिटी नहीं कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ यूज करना है। समझ में आ गया बात, इस सब चीज़ों की वजह से आपकी मार्क्स कट हुई है। इसमें लाइबोर वाले केस में आपको 8 में से 1 मार्क्स दिया गया था, जिसमें से आपकी जो मार्क्स है ना 2 मार्क्स मेरे हिसाब से और ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ राउंडिंग अप के मिस्टेक्स भी आपने उसमें करा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से 2 मार्क्स और आपको मिलनी चाहिए थी। तो मैं सिंपली ये बोलूँ कि आपके 3 मार्क्स एडिशन हो सकता था, जैसे कि मैंने इसमें 2 मार्क्स और 1 मार्क्स और मिलना चाहिए था आपको इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एपीटी के थ्रू निकाला था, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी के थ्रू जो निकाले थे ना, उसमें आपको 1 मार्क्स और मिलनी चाहिए थी। तो मेरे मुताबिक आपको 40 मिलना चाहिए था, लेकिन फिर पता किया था तो आई थिंक आपके ऑडिट में जो है ना 29 मार्क्स है, तो फिर यहाँ पे भी कोई फ़ायदा होता नहीं, ऑडिट में ऑलरेडी आपका गया हुआ है, और इसमें 40 मार्क्स मिल भी जाए तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए हमने इसके लिए अब आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना ही, क्योंकि अभी मुझे एक बार फिर से जाना है। इंस्टीट्यूट ने फिर से बोला है कि आपको लगता है किसी आंसर सीट को कि नहीं आप प्रेजेंट करना चाहते हो, इसको चैलेंज करना चाहते हो, तो आप लेके आओ, हम आगे देखते हैं। लेकिन फिर वही बात है, वो पूरा इवैल्यूएट करेगा। मैंने अभी जो भी चेक किया है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को चेक किया है जो आपने जिस पे मुझे बोला था कि इसमें मुझे मार्क्स मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। अब वहाँ पे आईसीआई ये भी ओपिनियन रखता है कि अगर मैंने किसी आंसर शीट को इवैल्यूएशन के लिए अगर टेक ऑफ किया, तो मैं पूरे के पूरे आंसर शीट इवैल्यूएट करूँगा। ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में उसको ज़्यादा मार्क्स मिला हो, मैं वो फिर मार्क्स कट कर लूँगा। समझ में आ गई बात। तो बात यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत यह है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ उन वाले सॉल्यूशनों को देख रहे हो जिसमें आपको मार्क्स नहीं मिले हैं। ऐसे भी तो है जिन पे हमने मार्क्स, कहीं पे 2 मार्क्स, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था आपको आगे कि रिस्क न्यूट्रल मेथड, आपने मेथड का नाम स्पेसिफाई नहीं किया था, आपने सॉल्यूशन दे दिया और वहाँ पे 2 मार्क्स आपको मिले हुए थे बाइनोमियल के अंदर, एक अभी जो मैंने आंसर शीट दिखाया था, तो उसको भी वो फिर 2 मार्क्स आपको कट कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों की झमेला जो है ना, वो मैंने देखा तो मैंने एक ही चीज़ कंक्लूड किया, जैसे ओम अग्रवाल की बात है, मेरे मुताबिक इसको 3 मार्क्स बननी चाहिए थी, 1 मार्क्स यहाँ पे, 2 मार्क्स यहाँ पे, जो वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट किया था उसके केस में। बाकी सब केस में वही है आपकी, जैसे क्वेश्चन बाइनोमियल वाले था, बाइनोमियल में भी आपको सेम चीज़ है, सेम फार्मूला विच इज यूज इन रिस्क न्यूट्रल मेथड यूज इन बाइनोमियल। बाइनोमियल में और रिस्क न्यूट्रल में दोनों में आपने सेम फार्मूला यूज किया है, जिसकी वजह से आपको 4 मार्क्स मिला है, 4 मार्क्स आपको कट कर लिया है, एक ही फार्मूला आपने दोनों तरफ यूज़ किए हो। तो इस तरीके के कुछ स्टेटस है। तो मैं अब जैसे संदीप प्रजापति है, हाँ जी, इनके केस में 59 मार्क्स आया हो, उनको 1 मार्क्स मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, क्योंकि हुआ क्या है, इसने अपना जो मुझे बोला है कि सर मुझे राइट इशू में वैल्यू मिलना चाहिए था। इस स्टूडेंट ने क्या करा है, राइट की वैल्यू तो कैलकुलेट किया है, बट शायद मेरे हिसाब से पर शेयर के बेसिस पे नहीं निकाला है। ये है आपका 7th नंबर 21 और 22 नंबर पेज पे, 7th नंबर 21 और 22 नंबर पेज पे आपको मैं दिखा दूँ, 21 एंड 22 नंबर पेज पे। ये देखो आपने राइट की वैल्यू सही से निकाला है, ठीक है, ये आपका एक्स राइट प्राइस परफेक्ट कल सही से निकला हुआ है,
ये भी आपका सही से निकला हुआ है। हाँ जी, ये उस स्टूडेंट का ये मानना था कि हमने सही निकाला हुआ है तो फिर कट क्यों किया हुआ है। इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि मैंने, देखो इस चीज़ों को मत देखो, जब हमें स्कैन कॉपी निकालते तो गड़बड़ ये हो रखा है। आप देखो इसको मार्क्स हमने कितना कट करा हुआ है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 3A में इस स्टूडेंट को, क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर इस स्टूडेंट को टोटल जो मिला है मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3A कहाँ गए, 3A का स्टार्टिंग में ही होगा, यहाँ पे 3 मार्क्स मिले हैं, सब कुछ मिले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ये देखो इस स्टूडेंट को मार्क्स जो मिले हैं ना, ये टोटल मिले 6 मार्क्स। ठीक है, ये सही है, मैं भी मानता हूँ कि ये सही है, यहाँ पे टिक नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि आपने टोटालिटी के बेसिस पे मुझे वैल्यू ऑफ राइट दे दिया, आपने पर शेयर के बेसिस पे नहीं दिया। पर शेयर के बेसिस पे क्यों नहीं जो कि दिए, जो कि आपका इतना होना चाहिए था। ध्यान से देखो, पर शेयर के बेसिस पे, ये मैंने अभी दिखाया था ना आपको राइट की वैल्यू, ये देखो राइट की वैल्यू जो मैंने बताया था अभी आपको, राइट इशू, ये देखो वैल्यू ऑफ द राइट आपका 3.75 होगा। इस स्टूडेंट ने भी वही 3.75 कैलकुलेट किया है, देखो आप 3.75, लेकिन वैल्यू ऑफ और राइट कैलकुलेट नहीं किया है, इसकी वजह से मार्क्स यहाँ पे कट हुई है। ये देखो वैल्यू ऑफ एक राइट अगर पर शेयर बेसिस पे निकालते तो 1.25 था, तो 1.25 आपने कैलकुलेट नहीं किया, जिसकी वजह से मार्क्स यहाँ पे कट करा हुआ है। आपको कितने मार्क्स, 2 मार्क्स कट करा हुआ है, दोनों में से 2 कैलकुलेशन नहीं किया इसकी वजह से। ठीक है बाकी हाँ, बाकी मैं कहता हूँ कि 1 मार्क्स जो आपको मिलनी चाहिए थी, उसमें भी मैं ले ही नहीं पाऊंगा ना, स्टैंड ही नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उसमें आपने लॉस यहाँ पे बता दिया, हेंस नो चेंज इन द वेल्थ भी यहाँ पे बता ही दिया था, यहाँ पे बता दिया था। तो वही वैल्यू ऑफ राइट, हाँ वही चीज़ है। तो फिर भी मैं देखता हूँ एक बार फिर से इस सर्टिफाइड कॉपी में तो मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि देखो स्टडी मैट में भी उसने ना पर शेयर के बेसिस पे निकाला हुआ है। तो आप ये तो उम्मीद मत करो कि इंस्टीट्यूट कुछ पहले ही आपको बोल दिया कि भाई आपने पर शेयर के बेसिस पे नहीं निकाला है तो आपकी राइट नहीं बनती है। तो इसका मतलब है आपको पढ़ना है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कोई दूसरा चॉइस नहीं है ना। फिर भी मैं अपने लेवल पे देखता हूँ क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं अपने लेवल पे जितना स्टैंड, क्योंकि अभी मुझे दोबारा बोर्ड ऑफ स्टडीज जानी है। अब बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मुझे जो जानी है वो स्टडी मैट को लेके जानी है, स्टडी मैट के करेक्शन को लेके मुझे जानी है। तो मैं सोच रहा हूँ उससे पहले फैकल्टी से मीटिंग कर लेता हूँ, सबकी अपने अपने इनपुट ले लेता हूँ, किस किस पॉइंट पे स्टडी मैट में कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, और फिर उस पॉइंट को मैं व्यू पॉइंट को लेके फिर मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में विजिट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। ठीक है, अगेन ऐसे ही मैंने चेक किया तो देखो एक स्टूडेंट का 55 है, मेरे हिसाब से 4 मार्क्स बढ़नी चाहिए थी। ये हर एक स्टूडेंट के लिए देखो एक एक केस डील करूंगा, 2 घंटे वीडियो चला जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बेनिफिशियल है। हर एक स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठने वाले उनको बस काम की चीज़ें दिख जाए जो मुझे लगता है वो फ़ायदेमंद है। तो ये मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा हर एक स्टूडेंट का। इसका 25 है, इसका 47 है, इसका 62 है, 52, 38, 58। इसमें सिचुएशन क्या थी, हाँ जी इसमें पैरामीटर्स रॉन्गली पॉइंट आउट किया था, रॉन्ग मेथड यूज, यानी कि उसका भी यही दिक्कत है बाइनोमियल मॉडल में, मेथड ही सबके गलत थे इसमें। हर्षिता का 58 में 2 मार्क्स, इसकी बाइनोमियल मॉडल में इन्होंने क्या करा था, रॉन्ग मेथड इन हेडिंग में गलत मेथड लिख दिया था, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं दिए। 35, 52 इसके भी बाइनोमियल, म्यूचुअल फंड है, पोर्टफोलियो। तो एक काम करता हूँ, आप लोगों को जो कुछ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी के अंदर जो कुछ दिक्कत था, इसका भी 38 मार्क्स थे। तो आप लोग को एक काम करता हूँ, मेरे हिसाब से बस एक 59 मार्क्स वाले का, ये जो मेरे हिसाब से जितना आपकी वो बनती थी, 2 मार्क्स इसके में बन रहे थे। मैंने इसको बता भी दिया था कि आपकी मेरे हिसाब से 2 मार्क्स बनते थे, क्योंकि उनका भी वही था। फॉरेक्स के केस में उन्होंने कुछ कैलकुलेशन टोटल चार्जेस में मिस्टेक किया था, और आपका जो है एसएलएम, वो कह रहे कि एसएलएम आर करेक्ट, लेकिन एसएलएम रॉन्गली सॉल्व किया था आपका। ये स्टूडेंट का कहना है, ये स्टूडेंट का स्टैंड था, मेरा ये व्यू पॉइंट था। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इंडिविजुअल जिस जिस स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया था सबको मैं मेल पे रिप्लाई कर देता हूँ। बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि आप लोग अगले पेपर की तैयारी करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रांगली व्यू पॉइंट मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया जिसके लिए मैं वहाँ पे प्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि हर के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो जिस चीज़ों की वजह से आईसीआई ने जो है एडमिट करना जो है वो अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ आपको मैं जनरल एडवाइस दूंगा, अभी अगर आप मई 2024 अटेम्प्ट में अगर आप अपीयर हो रहे हो, तो सबसे पहले बात तो 100 मार्क्स सॉल्व करने की जल्दी मत करो, क्योंकि आंसर सेम भी हो जाएगा, सही भी हो जाएगा, शायद आपको मार्क्स ना मिले अगर उसको आपने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। याद रखना, प्रेजेंटेशन का मतलब मेथड की, प्रोसेस की कोई मार्क्स नहीं है। इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैं आपको बता दूं, प्रोसेस की कोई मार्क्स नहीं है। प्रोसेस का मार्क्स का मतलब क्या हो गया कि आप अगर
स्टेप उसी मेथड से फॉलो करोगे, नो, उनकी अल्टीमेट रिजल्ट सही चाहिए। स्टेप जितना मर्जी जंप करिए, प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग दीजिए। स्टेप जंप करो ना करो चलेगा। राउंडिंग ऑफ की अगर बात लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, राउंडिंग ऑफ मत करो। जैसे वो डेरिवेटिव की क्वेश्चन था जिसमें एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आती थी, आपका 0.06666 आ रहे थे, कुछ बच्चों ने 0.06 पे राउंडिंग ऑफ कर दिया था, कुछ ने 0.07 पे राउंडिंग ऑफ कर दिया था, उन लोगों को मार्क्स कट किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मेरे हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो जाएगा। और बाकी टेस्ट जरूर दिया करिए, उसमें जो मिस्टेक्स होते हैं आप लोगों को फाइंड आउट हो जाता है। जहाँ कहीं भी दो, आप सेल्फ घर पे बैठ के दो, खुद एवेल्युएट करो। मैं भी मिशन 80+ का जो टेस्ट आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, उसमें भी यही सब चीज़ों को आपको ध्यान रखवा रहा हूँ। मिशन 80+ में आपने ज्वाइन किया है तो ठीक है, नहीं ज्वाइन कर रखा है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि हमारा 5 वीक हो चुका है। हम वीकली बेसिस पे टारगेट दे रहे हैं और वीकली बेसिस पे टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें से हमारा 4 वीक हो चुका है, 5th वीक का प्लान भी चल रहा है, जो कि संडे को टेस्ट भी होना है। उसको तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम जो टेस्ट के अंदर वो क्वेश्चंस डाल रहे हैं जैसे जैसे हमारा वीकली स्टडी जो है ना वो आगे बढ़ती जा रही है उस मुताबिक। हाँ, लेकिन मैंने इसका सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। आप क्या करोगे, वहाँ से अगर आप अपने आप को उसके मुताबिक आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। आपके पास क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्यूशन भी देख लीजिए और कोशिश कीजिए एग्जैक्टली उतने टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके और आप अपने आंसर शीट को इवैल्यूएट करके खुद अपने आप को जज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर रिवीजन वीडियोज वगैरह की ज़रूरत है, ऑलरेडी हमने डाला हुआ है नीचे जो है ना, इसमें फॉरेक्स, पोर्टफोलियो और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का आपको वहाँ से कवर कर लो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और बाकी म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव फ्यूचर के लिए हमने अभी अभी रिकॉर्ड कर ही दिया था। मैं डेरिवेटिव में ऑप्शन का और कैपिटल वेस्टिंग का रिवीजन वीडियो में डाल दूंगा। हाँ, अगर कोई पुराने सिलेबस से हो और अगर नए कोर्स में कुछ करना चाह रहे हो तो मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में देखिए अमेंडमेंट फॉर मे 2024 है। इसके अंदर जो है ना टोटल आपका 9 वीडियोज़ दिखेंगे, वो 9 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये सारे आप कवर कर लोगे तो आपकी जो अमेंडमेंट पोर्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। और उसमें जो थियरी पोर्शन रहता है, थियरी का वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए बना ही दूंगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके ये मौका ही ना दो इंस्टीट्यूट को कि कहीं पे मार्क्स कट करे, और अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।